एक चीज सिंपल बता रहा हूं। नाउ डेज यू मस्ट बी हियरिंग कि ग्लूकोमा के केसेस बढ़ रहे हैं और आरडी रेटिना डिटैचमेंट, ये दो चीजें जो है इट इज ऑन राइज, ये राइज पे है। देखिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा, समथिंग जिसके ऊपर बहुत अच्छा काम भी हुआ है मगर और काम होने की जरूरत है, वो है सर्जरी। सर्जरी सर्जरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलोपैथी, सर्जरी इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा, जिसे एलोपैथी में अपने में डाइजेस्ट किया मगर उस पर काम भी किया, तो दैट इज गुड। मगर सर्जरी हमेशा बहुत जरूरत होने पर ही इसका इस्तेमाल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब डी जनरेशन के केसेस होते हैं उसमें सर्जरी जो है वो डी जनरेशन को रोक नहीं सकता। ऐसा बोलने की कोशिश की जाती है कि हम न्यूरो डी जनरेशन ऑफ रेटिना को है हम कम से कम रोक सकते हैं, चाहे वो सर्जरी के थ्रू हो, लेजर के थ्रू हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। हमेशा डी जनरेशन बढ़ता ही है, आप डेटा उठा के देख लीजिए। सर्जरी से आप डी जनरेशन को रोक नहीं सकते। पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मैनेज करने के लिए, कोई अर्जेंटली मैनेज करने के लिए सर्जरी करा सकते हैं, मगर सर्जरी ट्रीटमेंट नहीं होता है। सर्जरी इज जस्ट मैनेजमेंट। दूसरी बात, केमिकल दवाई यानी एलोपैथिक मेडिसिन से डी जनरेशन बढ़ता है, कम होने का कोई एविडेंस नहीं है। बढ़ने का 100 साल का एविडेंस है, कम होने का एक भी एविडेंस नहीं है। तो केमिकल दवाई से आप डी जनरेशन को रोक सकते हैं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। तो ये दो चीज मैंने आपको साफ साफ बता दिया। पहली बात, सर्जरी कराना जरूरी होता है इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए, बहुत जरूरी होने पे करवा सकते हैं, मगर वो ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरा, केमिकल दवाई ट्रीटमेंट नहीं है। नाउ लेट्स कम टू ट्रीटमेंट। रीजनरेशन कौन करता है आपके शरीर के अंदर? तो जब इतने छोटे बच्चे थे उसके बाद में बड़े हो गए और बड़े हो गए और बड़े हो गए, इसका मतलब रीजनरेशन कैपेसिटी आपके बॉडी के अंदर है। इसको दो तरीके से देखेंगे। एक, अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक करेंगे तो आपके बॉडी को जरूरी चीजें मिलेंगी और वो रीजनरेट करेगा, वो ऑलरेडी जो कैपेसिटी है वो ऑलरेडी है। दूसरी चीज, आपका शरीर के अंदर एक ड्रास्टिक रीजनरेशन फैक्टर भी है। वो क्या है? वो है स्टेम सेल्स। हर ऑर्गन में स्टेम सेल्स होते हैं, अगर उनको ट्रिगर किया जाए तो रीजनरेशन करना वो शुरू करता है। क्या हमारे पास में इसका एविडेंस है? हां जी, बहुत एविडेंस है, एक नहीं। पैरालिसिस के केस में रीजनरेशन, ड्रॉप फुट, माइस्थीनिया ग्रेविस, लॉक जॉ, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा ठीक होना, हमारे पास में ऐसे लोग हैं। तो रीजनरेशन के केसेस हमारे पास में बहुत सारे हैं। लेकिन रीजनरेशन का ट्रिगर क्या है, यानी उन स्टेम सेल्स को रीजनरेट करने का ट्रिगर होता क्या है? वही कुंभक है। इंटरनल प्रेशर जो होता है वही एपीजेनेटिक ट्रिगर होता है एक ह्यूमन बॉडी का। इंटरनल प्रेशर जो होता है, दोबारा से सुनिए, वही एपीजेनेटिक यानी जेनेटिक्स को करेक्ट करने का ट्रिगर होता है ह्यूमन बॉडी का, वही स्टेम सेल्स को ट्रिगर देता है। कुंभक इज एपीजेनेटिक ट्रिगर। मेटाबॉलिज्म का बता दिया। एक और चीज बता देता हूं, हमारे बॉडी में 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म होते हैं, जो कि 6 अलग अलग शक्तियां, स्ट्रेंथ काम करती हैं। इसे कहते हैं देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल। अगर इनको इंप्रूव कर देंगे आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाएगा, जो मैं पहले बता चुका हूं। मेटाबॉलिज्म अगर इंप्रूव कर पाएंगे तो रीजनरेशन या रिकवरी आपके बॉडी का अच्छा होगा। दूसरा फैक्टर है जिसे मैं कह रहा हूं कि अगर आप एपीजेनेटिक ट्रिगर देते हैं अपने बॉडी को तो वो दोबारा से रीजनरेट करता है। कितना रीजनरेशन हो सकता है डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, मगर रीजनरेशन 100% होता है, ये पक्का है। तो टाइम किसी को बहुत जल्दी लगता है ठीक होने में, किसी को थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, मगर ट्रीटमेंट करेंगे तभी तो ठीक होंगे। आप तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहे, दवाई खा के मैनेजमेंट करने की कोशिश कर, मैनेज करने की, तो आपके शरीर की शक्ति तो दवाई खा के बढ़ती ही है। आपके शरीर की जो मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ है, जो रीजनरेटिव स्ट्रेंथ है,
जो इम्यून स्ट्रेंथ है वो तो दवाई खा के नहीं बढ़ता, वो तो कुंभक से बढ़ाना पड़ेगा आपको। अगर कुंभक से वो स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो रीजनरेशन 100% होगा। टाइम अलग अलग लगेगा अलग अलग लोगों को। थोड़ा पेशेंस रखें, अपने बॉडी को थोड़ा चांस दें, मौका दें, अपने बॉडी को क्रिमिनल ना माने, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बहुत सुंदर हो जाएगी।